Hello dear learners, welcome back to my channel. I am here with the another video for NEET aspirants that deals with the NEET 2024 revision, in which I have picked a very important topic, that is a cloning vector, specifically PBR 322. In yesterday's video, I have dealt with the life cycle of Plasmodium that is responsible for the malaria disease, and also I have dealt some questions that may ask from that particular diagram. In today's video, I have dealt with the plasmid. So do watch it out and like, share and subscribe my channel for more such videos. इस वीडियो को डायरेक्टली स्टार्ट करने से पहले हम ये देखेंगे कि क्लोनिंग वेक्टर पर्टिकुलरली क्या होता है और उसका फंक्शन क्या होता है और उसका रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या इंपॉर्टेंस है. सो बेसिकली वेक्टर जो होता है एक डीएनए मॉलिक्यूल ही होता है जिसका मेन फंक्शन क्या होता है. आप क्लोनिंग वेक्टर को एज अ व्हीकल भी कंसिडर कर सकते हैं. व्हीकल का काम क्या होता है, या तो गुड्स को या इंडिविजुअल्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक लेके जाना. ठीक वैसे ही क्लोनिंग वेक्टर भी क्या करते हैं, जैसे मान लो कि कोई बैक्टीरिया है हमारा, इस बैक्टीरिया में हमें कोई अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट करना है. बैक्टीरिया के क्रोमोसोमल डीएनए में हमें अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को डालना है. तो उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को, सपोज ये आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, तो आप इस बैक्टीरिया के अंदर उसको लेके कैसे आओगे, आपको कुछ तो चाहिए होगा. तो वही काम करता है क्लोनिंग वेक्टर. अब क्लोनिंग वेक्टर जो रहता है एक स्पेसिफिक उसके भी रिक्वायरमेंट्स हैं कि सबसे अच्छा क्लोनिंग वेक्टर कौन सा हो सकता है, क्या क्या बेसिक या फिर एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स होने चाहिए क्लोनिंग वेक्टर में, वो भी हम देखेंगे. लेकिन क्लोनिंग वेक्टर का फंक्शन क्या होता है इतना तो इजीली हम समझ सकते हैं कि कोई भी फॉरेन डीएनए को अगर हमें किसी होस्ट में इंसर्ट करना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें क्लोनिंग वेक्टर की ज़रूरत होती है. अब क्लोनिंग वेक्टर कौन सा अच्छा है, उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होने चाहिए, वो हम देखेंगे अभी. अब कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टीज़ हम देख लेते हैं कि क्लोनिंग वेक्टर्स में क्या क्या होना चाहिए. सो सबसे पहला जो पॉइंट है जो हम डिस्कस करेंगे वो होता है ओरी. बहुत लोगों को पता होगा कि ओरी क्या है. ओरिजिन स्टैंड्स फॉर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. जो हमारा क्लोनिंग वेक्टर होता है उसके अंदर क्या होना चाहिए, एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए. ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए मतलब इट कैन सेल्फ रेप्लिकेट इनसाइड द होस्ट सेल. होस्ट सेल के अंदर वो अपने आप सेल्फ केपेबल होना चाहिए कि वो रेप्लिकेट कर सकता है. होस्ट की मशीनरी को वो यूज़ ना करे, अपनी मशीनरी को यूज़ करके वो रेप्लिकेट हो जाए. नेक्स्ट कौन सा इम्पॉर्टेंट फीचर होना चाहिए, रिस्ट्रिक्शन साइट होना चाहिए. रिस्ट्रिक्शन साइट यानी कि इट शुड हैव मल्टीपल रिस्ट्रिक्शन साइट फॉर द इंसर्शन ऑफ द टारगेट डीएनए. यानी कि जो भी जीन ऑफ इंटरेस्ट हमें डालना है क्लोनिंग वेक्टर में, उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए जगह होनी चाहिए. तो जगह किस फॉर्म में होती है, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन साइट के फॉर्म में होती है. हमने देखा है कि बहुत सारे प्लाज्मिड के डायग्राम में अलग अलग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का साइट बना होता है, वहीं पर हम अपना क्या इंसर्ट करते हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट. नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है साइज़. क्लोनिंग वेक्टर का जो साइज़ होना चाहिए इट शुड बी एज मच स्मॉल एज इट कैन. क्योंकि अगर वो साइज़ में छोटा नहीं होगा तो क्या होगा, ईजिली वो होस्ट सेल के अंदर इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा. बिकॉज अगर वो साइज़ में ही बड़ा होगा तो वो होस्ट सेल के अंदर हम उसको कैसे ट्रांसफॉर्म कैसे कराएंगे. सो इट शुड बी एज मच स्मॉल एज मच इट कैन. नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी होती है कि इट शुड बी कैपेबल ऑफ इंसर्टिंग अ लार्ज सेगमेंट ऑफ डीएनए. वो कैपेबल होना चाहिए यानी कि उसका जो कैपेसिटी है, लोडिंग कैपेसिटी, वो ज़्यादा होना चाहिए. नेक्स्ट आता है इट शुड हैव MCS. व्हाट इज़ MCS? MCS इज़ मल्टीपल क्लोनिंग साइट. यानी कि उसके पास, क्लोनिंग वेक्टर के पास बहुत सारे क्लोनिंग साइट अवेलेबल होने चाहिए ताकि हम मल्टीपल जीन ऑफ इंटरेस्ट वंस एट अ टाइम हम उसमें इंट्रोड्यूस करें और उसको फिर होस्ट में ट्रांसफ़र कर सकें. और क्या होना चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ छूट रही है. 5th पॉइंट क्या होना चाहिए, सिलेक्टेबल मार्कर. सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए उसके अंदर विथ एन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन दैट फैसिलिटेट स्क्रीनिंग ऑफ द रिकॉम्बिनेंट ऑर्गेनिज्म. सिलेक्टेबल मार्कर बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है क्लोनिंग वेक्टर के अंदर,
क्योंकि जब भी हम ट्रांसफॉर्म करते हैं किसी भी होस्ट में, अगर हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल रहे हैं, तो अगर मान लो 10 बैक्टीरिया आपने लिया है और आप जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल रहे हो, तो ज़रूरी तो नहीं है कि वो 10 के 10 बैक्टीरिया में वो जीन इंसर्ट हुआ होगा। तो ये पहचानने के लिए कि कौन सा रिकॉम्बिनेंट हुआ है, कौन सा रिकॉम्बिनेंट नहीं है, टू आइडेंटिफाई और टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम द नॉन रिकॉम्बिनेंट वन, सिलेक्टेबल मार्कर इज़ रिक्वायर्ड। तो ये कुछ बेसिक फीचर्स थे 5 या 6 जो कि क्लोनिंग वेक्टर के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। अब बात करते हैं स्पेसिफिकली प्लाज्मिड वेक्टर की, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक ही है PBR 322। सो द प्लाज्मिड्स वर द फर्स्ट वेक्टर्स यूज्ड इन जीन क्लोनिंग। सबसे पहले जीन क्लोनिंग में जो यूज़ हुआ था वो प्लाज्मिड ही एज अ क्लोनिंग वेक्टर यूज़ किया गया था। अब जो प्लाज्मिड है वो कहाँ कहाँ मिलता है? वो हमें बैक्टीरिया में भी देखने को मिलता है, हमें यूकैरियोट्स में भी देखने को मिलता है, और हमें आर्की बैक्टीरिया में भी देखने को मिलता है। अब प्लाज्मिड की अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो दीज आर नेचुरल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग DNA मॉलिक्यूल। अब ये क्या होता है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है, यानी कि जिस भी बैक्टीरिया में ये अवेलेबल होता है उसके जीनोमिक DNA के अलावा अलग से प्रेजेंट रहता है। जीनोमिक DNA इज़ डिफरेंट थिंग और प्लाज्मिड इज़ डिफरेंट थिंग। और क्या होता है? ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल होता है। ऑल्सो दे हैव अ हाई कॉपी नंबर एंड पोजेस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स। इट मीन्स उसके पास सिलेक्टेबल मार्कर भी होता है और हाई कॉपी नंबर, यानी कि बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में वो अवेलेबल होते हैं। सबसे मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल जो हम पढ़ते हैं प्लाज्मिड का वो होता है PBR 322 एंड PUC 18 एंड ऑल्सो फर्टिलिटी प्लाज्मिड। ये कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हैं प्लाज्मिड वेक्टर के। प्लाज्मिड के अलावा भी कुछ वेक्टर्स होते हैं जैसे कि बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज भी क्या होता है? एक अच्छे क्लोनिंग वेक्टर की तरह काम करता है। इसके अलावा फेजमेट्स में भी हम क्या करते हैं? अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल के होस्ट में इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। इसके अलावा बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एज वेल एज ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, और इसी के ही बहुत सारे वेराइटीज़ अलग अलग अवेलेबल हैं एज पर इंजीनियरिंग। उसमें जो भी हमारे को रिक्वायरमेंट होती है वैसा इंजीनियरिंग करके उसको डेवलप किया जाता है वेक्टर को। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन कि क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है, उसकी क्या क्या फीचर्स होते हैं, टाइप्स क्या क्या होते हैं। अब हम स्पेसिफिकली आज के टॉपिक पे आते हैं PBR 322। अब बात करते हैं स्पेसिफिकली PBR 322। सबसे पहले देखते हैं कि ये जो PBR 322 में जो अल्फ़ा न्यूमेरिक आपको दिख रहा है उसका क्या मतलब है। सो एज यू ऑल नो, P स्टैंड्स फॉर प्लाज्मिड एंड BR स्टैंड्स फॉर दी बोलीवर एंड रोड्रिगेज जिन्होंने इसको बनाया था अपने लैब में, एंड 322 इज़ दी सीक्वेंस ऑफ दी डिस्कवरी, यानी कि बहुत सारे इसके पहले भी और डिस्कवर हुए थे। उसके बाद में जो सक्सेसफुल वन था उसका सीक्वेंस नंबर क्या था? 322। PBR 322 is a plasmid and it was the first widely used E. coli cloning vectors, यानी कि सबसे widely used, सबसे पहले E. coli में क्लोनिंग के लिए किसका यूज़ किया गया था? PBR 322 का। अब PBR 322 जो है वो टोटल कितने बेस पेयर्स का होता है? इट इज़ मेड अप ऑफ 4361 बेस पेयर। इतने बेस पेयर का ये कंप्लीट बना होता है PBR 322। अब अगर इसमें देखा जाए तो इसके पास 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होते हैं। कौन कौन से? 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो होते हैं उनमें से पहला कौन सा होता है? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट, और दूसरा जो होता है वो होता है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट। और इसके अलावा अभी जस्ट हमने बात किया कि इट शुड हैव ओरी, तो इसके पास भी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। और इसके अलावा क्या होता है? मल्टीपल रिस्ट्रिक्शन साइट्स होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं SAL1, BAMH1, HIND3, EcoR1, PV1, PVU1, PST1, और ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ये सब क्या है? यूनिक रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं
जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस चीज़ के लिए, यहाँ पे ही हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल सकते हैं। तो ये एक बेसिक फीचर्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है हमारे एक किसमें, PBR 322 में। पूरे ही PBR 322 में टोटल कितने रिस्ट्रिक्शन साइट्स प्रेजेंट होती हैं? लगभग 40 रिस्ट्रिक्शन साइट्स प्रेजेंट होती हैं, जिनमें से 11 कहाँ दिखती हैं? 11 जो दिखती हैं वो टेट्रासाइक्लिन में दिखती है, यानी कि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन का जो लोकेशन है उसमें हमें 11 रिस्ट्रिक्शन साइट मिलेंगी, और जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट है उसमें हमें कितनी साइट देखने को मिलेंगी? 9। रेस्ट ऑफ दी जितने भी बचे हैं रिस्ट्रिक्शन साइट वो थ्रू आउट दी प्लाज्मिड मिलते हैं, जिनमें से जो कॉमनली अकरिंग है या जो नॉन रिस्ट्रिक्शन साइट है वो क्या है? BAM-H1, HIND-3, ECO-R1, SAL1, ये एकदम ही कॉमनली मिलते हैं जो मोस्ट ऑफ द प्लाज्मिड में डिस्कवर किए गए हैं। यहाँ पे इस पूरे PBR 322 में आपको एक और चीज़ दिख रही होगी, ROP। So the gene ROP present in PBR 322 is specifically it codes for the proteins involved in the replication of the plasmid। यानी कि जो जीन है ROP यहाँ पे जो दिख रहा है वो बहुत सारे ऐसे जीन्स को एनकोड करता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस चीज़ के रेप्लिकेशन के लिए? इस PBR 322 के रेप्लिकेशन के लिए। तो ROP क्या है? ROP आर द प्रोटीन विच प्ले द रोल ऑफ रेगुलेटिंग द कॉपी नंबर इन अ प्लाज्मिड। अब कुछ एडवांटेज देख लेते हैं इसके कि इसके क्या एडवांटेजेस हैं। तो जो पूरा ही PBR 322 अभी हमने देखा कि इसमें मल्टीपल रिस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट्स हैं जो कि एक प्लाज्मिड को क्या बनाता है? हर वे पे कंपैटिबल बनाता है, यानी कि वो केपेबल है बहुत सारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को रखने में। नेक्स्ट क्या होता है? इट हैज़ अ हाई कॉपी नंबर विच इज़ हाईली फेवरेबल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, एंड ऑल्सो इसके पास 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हैं जो कि सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है, अभी जस्ट मैंने पहले बताया था कि रिकॉम्बिनेंट को और नॉन रिकॉम्बिनेंट में डिस्टिंग्विश करना है, तो ये बहुत इजी हो जाता है जब भी किसी प्लाज्मिड में या किसी वेक्टर में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होते हैं, और इसका साइज़ भी छोटा है, सो क्लोनिंग प्रोसेस भी इजी हो जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट PBR 322 जो आपको पता होना चाहिए था। एंड अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगे हो so please hit the like button and do subscribe and share my channel, because this will motivate me to make more such videos for you people, and thanks for watching.